So in the last class we have discussed about morphological diversity और कुछ हम लोगों ने phylogenetic tree वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया था. In today's class we are going to discuss about life unity, life has pattern. लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको लिविंग थिंग्स की तरह बनाते हैं. कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जनरली ये आप काफी इजी क्वेश्चन है और पहले से आप इसको करते आ रहे हो. उसी को मैं रिपीट करूंगा और कुछ चीजें और ऐड करूंगा इस वाले लेक्चर में. ऑल लिविंग थिंग्स दे नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. दे शुड हैव रिक्वायर एनर्जी इनपुट. उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. सारी सेल्स हैं, सारों में कुछ ना कुछ काम होता रहता है. काम इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना. उस टाइप से कुछ हीट को आप देखोगे जब मैं थर्मोडायनामिक्स को पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे उस चीज को. तो दे रिक्वायर एनर्जी इनपुट और जो सिस्टम है उसको ऑर्डर में रखने के लिए, प्रॉपरली काम करने के लिए ये बहुत जरूरी होती है कि उस एनर्जी को यूज किया जाए. लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू चेंज. लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसपास के एनवायरनमेंट के जो चीजें हैं उसको प्रति रिस्पॉन्ड करना, उसको सेंस करना बहुत जरूरी होता है. दे नीड टू रेगुलेट देयर मेटाबॉलिज्म. जो उसकी मेटाबॉलिक चीजें हैं उनको रेगुलेट करना और जो आसपास का एनवायरमेंटल सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके प्रति कोप अप करना बहुत जरूरी होता है. दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप. ड्यूरिंग द लाइफ ड्यूरेशन हम लोग हमेशा ग्रो करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जब हम लोग देखते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है वो ग्रोथ कम हो जाती है जब हमें मरना होता है टाइप की. तो ये एक फॉर्म है. वी नीड टू ग्रो एंड डेवलप. इसके अलावा वी नीड टू रिप्रोड्यूस, अपनी ऑफ स्प्रिंग को बनाना. लाइफ जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. हम हैं, हमारे बाद भी लोग आएंगे, ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी और ये सारे ऑर्गेनिज्म में है. तो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी तरीके के ऑर्गेनिज्म को बना पाए. तो इन लाइफ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्रॉपर्टीज इमर्ज एट ईच लेवल. अभी हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि सारी दुनिया जो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं. सब में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जो ये सारे आप एलिमेंट्स के नाम लेते हो सब में ही पाए जाते हैं. अराउंड 40-45 एलिमेंट्स होंगे. पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 114, 118. सही है. अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं. उसमें से भी 40-45 एलिमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है और सारों में ही ये एलिमेंट्स होते हैं. फिर भी हम लोग अलग हैं. आप देखोगे कि जो एनिमल है वो एनिमल की तरह दिख रहा है आपको, हम लोग वैसे नहीं दिखते हैं. प्लांट्स की तरह. लेकिन आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो सब में सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे. तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज. जब मॉलिक्यूल मिलते हैं तो उसमें से वो मॉलिक्यूल से इमर्ज करता है और एक नए तरीके की कैरेक्टरिस्टिक जन्म लेती है. So that we call emergent properties. These emergent properties are the characteristics gained when an entity at any level, from molecular to global, plays a role in organized system. मैंने बताया कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक खास तरीके से जुड़ते हैं तो फिर एक नई तरीके की प्रॉपर्टी डेवलप होगी जो यूनिक होगी. हमारी इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं, है ना. 26 लेटर ही होते हैं. लेकिन जब आप देखते हो तो उसी 26 लेटर से ढेर सारे लिटरेचर बने हुए हैं. किसी भी लैंग्वेज में आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की आप स्टोरी सुनते हो, पोएट्री सुनते हो. इस तरह से पूरी कहानियां अलग अलग सिर्फ 26 लेटर से ही मिलकर बनी हुई है. जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपना उसको जैसे यूज करते हैं उस हिसाब से वो नई चीजें बन जाती हैं. ऐसे ही ये मॉलिक्यूल भी है. लिमिटेड नंबर्स हैं इसके, लेकिन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो अलग तरीके से चीजें क्रिएट करते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी डेवलप होती है.
तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज arise when the interaction of individual compounds produce new functions. New properties that emerge as organisms become more complex in amoeba versus human, which extends the importance of structural arrangement and hierarchy of structural organization. और ये न्यू प्रॉपर्टीज जो है हर स्टेप में आप देखोगे hierarchy of life में from the arrangement of interactions among the component parts. जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हो, सेल। सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस है जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो। इस टाइप से ये ऑर्गेनाइजेशन वाला सिस्टम, लेवल्स ऑफ ऑर्डर है ना। एक ऑर्डर है कि सेल से टिश्यू बनेगा और टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। लेकिन सबके अंदर सेल्स होंगी, लेकिन जो सेल्स है अलग अलग प्रकार की सेल्स हो सकती है, वो टिश्यू बनाएंगे, अलग टिश्यू बनेंगे, अलग ऑर्गन बनेंगे, अलग अलग एक काम करेंगे। और मजे की बात, ऑर्गेनिज्म में हम लोग अलग अलग प्रकार के हैं। हमारे अंदर सब सेल से ही मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम लोग के स्वभाव हर तरीके से कई चीजें हैं जो डिफरेंट बनाती है। तो इस टाइप से वो चीज क्या है, वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आर दोज दैट arise through the interaction among the smaller parts that alone do not exhibit such properties. अगर हम लोगों को तोड़ा जाए, मॉलिक्यूलर लेवल पे किया जाए और वापस से जोड़ा जाए, तो क्या वापस से वही चीज बन जाएगी? तो यही चीज है कि जो स्मॉलर पार्ट्स है दैट अलोन डू नॉट एग्जिबिट सच प्रॉपर्टीज। अलग अलग वो काम नहीं होता, जब वो मिल के आते हैं तो कुछ एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, दैट वी कॉल इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। Emergent properties of the system as a whole rather than properties that can be derived from the properties of individual components. A system is more than sum of its parts. जो सिस्टम होता है वो सारे पार्ट्स का सम तो है, लेकिन उससे ज्यादा भी है, उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है जो कि उसको अलग बनाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बाइसिकल हैज फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस वंस इट हैज बीन असेंबल्ड फ्रॉम द कंपोनेंट। अलग अलग आप लोगे तो बाइसिकल नहीं बन पाएगी, अगर पहिया आप कहोगे तो बाइसिकल नहीं बन सकती है। लेकिन जब हम इसको मिला के काम करते हैं तो एक बाइसिकल का निर्माण होता है और सारे पहिए मिलके कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि उसको फंक्शनल बनाते हैं। तो ये चीज हर लेवल पे सही है, मॉलिक्यूलर लेवल से लेके आपका हायर लेवल तक। एलिमेंट्स आपस में अलग अलग कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन जब वो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है आपका। उस मॉलिक्यूल की कोई खास प्रॉपर्टी होगी, उस ढेर सारे मॉलिक्यूल को मिला के एक सुपरा मॉलिक्यूल बनेगा, सुपर मॉलिक्यूल बनेगा, फिर उसको मिला के आपका पूरा सेल का निर्माण होगा। ऐसे करके ये अलग अलग लेवल पे होता है। तो वही चीज यहाँ पे at molecular level, at all living beings are made of atoms that have been joined together to form large biological molecules. जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, सारी चीजें एटम से मिलके बनी है ना। एक एटम ऐसी चीज जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, जिसको बाद में तोड़ा ना जा पाए। इट कंसिस्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन। और जब इसी एटम में आप देखते हो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल मिलते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है उनकी। एटम एक है लेकिन उसके भी अलग अलग प्रकार के एटम्स मिलेंगे, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के नंबर्स हैं वेरी करेंगे, और उसके कारण जो अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप करती है, ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। जब ये एटम्स मिलते हैं आपस में तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विच आर केमिकल स्ट्रक्चर consisting of at least two atoms held together by one or more chemical bond. यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल से एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। हाइड्रोजन मिलागा तो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। अगर अलग अलग है तो भी CH4 मीथेन का निर्माण हो गया। सेम भी मिल सकते हैं, अलग अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन जो बनेगा वो अलग ही प्रकार का एक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी जो कि अलग अलग उसमें अगर हम करते हैं तो वो नहीं आएगा। ऑक्सीजन, ये आप देख पा रहे हो, हाइड्रोजन मिलेंगे तो H2O का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी बन गई इसकी। इस मॉलिक्यूल की अलग में एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बनेगा तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट वी कॉल इमर्जेंट
प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट मॉलिक्यूलर लेवल। फिर उस मॉलिक्यूल को मिलने से आपका माइक्रो मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही सब चीजें लगी हुई हैं, लेकिन इनको खास तरीके से जोड़ा गया। एक खास तरीके से जोड़ा गया तो एमाइनो एसिड बन गया। यहीं पे वही चीज अलग एक खास तरीके से जोड़ा गया तो वो फैटी एसिड बन गया। यहाँ पे शुगर बन गया, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूक्लिक एसिड बन गया। सब में वही एलिमेंट्स। तो मेनी मॉलिक्यूल्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये मेजर जो आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। फिर यहाँ पे एमाइनो एसिड से मिलके आपका प्रोटीन बन सकता है। ये सब चीजें आपको पता है। फैटी एसिड से मिलके लिपिड बन जाएगा। अलग अलग भी मिल सकते हैं, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, इस तरह से बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मिलके, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टी अब और ज्यादा बदल चुकी है ना। पहले ये मॉलिक्यूलर लेवल पे थे, ये अलग अलग थे तो उनकी प्रॉपर्टी अलग थी। अब ये एक साथ मिलके, एक खास तरीके से मिलके यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण हो जाए। जो प्रोटीन की प्रॉपर्टी वो लिपिड की नहीं होगी, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी है वो इसकी नहीं होगी। तो एक तरीके से मिलके यही जो प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टी। फिर इन्हीं मॉलिक्यूल को निर्माण मिलने से, अभी वो मॉलिक्यूल बने, अब इन मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनेली का निर्माण होता है। व्हाट इज ऑर्गेनेली? जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ऑर्गेनेली होता है। लेकिन इसे हम लोग छोटा ऑर्गन, लिटिल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक रोल होता है, ऑर्गन के भी एक स्पेसिफिक रोल होता है। इसीलिए इसको लिटिल ऑर्गन, सेल का एक ऑर्गन, जो छोटा ऑर्गन होता है, वो बोला जाता है। ऑर्गेनेली बनता कैसे है? माइक्रो मॉलिक्यूल, जो हमने अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, प्रोटीन के मिलने से, लिपिड के मिलने से। दे कैन मेक मेम्ब्रेन्स and different organelles that can be surrounded by different membrane bound structures like mitochondria, chloroplast। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, आपको पता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्लोरोप्लास्ट आपका सनलाइट के लिए, जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए। तो हर ऑर्गेनेली का एक अलग रोल होता है। फिर इन्हीं ऑर्गेनेली के मिलने से सेल का निर्माण हो जाता है। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट सेलुलर लेवल। सेल्स, अलग अलग प्रकार की सेल्स दिखती हैं आपको। लंबी सेल्स, नर्व सेल्स दिखेंगी आपको, एपिथेलियल सेल्स दिखेंगी, गोल सेल्स आरबीसी वाली भी दिखेंगी। सेल्स भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन ये सब बनती कैसे है? वही ऑर्गेनेली के मिलने से। ऑर्गेनेली कैसे बनेगा? वही आपके लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड के मिलने से। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो एक खास प्रकार से मिलेंगे और ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्स, लाइफ सिंपलेस्ट यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट लाइफ की। तो सारी लिविंग थिंग जो है सेल से मिलकर बनी है। दे आर द लोवेस्ट लेवल दैट कैन बी परफॉर्म एक्टिविटी फॉर द लाइफ। और इसको हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट जो कि फंक्शन कर पाए। दे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को आप अलग कर दोगे टिश्यू से तो भी वो काम करेगी, है ना। आप सेल को ग्रो करते हो टिश्यू कल्चर लैब में, तो वहां पे, यहाँ पे भी अलग प्रकार की सेल, प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोटिक जनरली सिंगल सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। यूकैरियोट्स में आपको मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई मिलेंगे। तो अलग अलग सेल्स के प्रॉपर्टी होते हैं। ईच माइक्रोमॉलिक्यूल्स इन ए सेल्स प्लेज अ वाइटल रोल डिटरमाइनिंग हाउ द सेल फंक्शन एंड अडेप्ट द सर्वाइव। हर सेल के अंदर कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल भी मिलेंगे जो कि कुछ खास प्रकार के रोल करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक क्रोमोसोम विद जीन्स दैट डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो वही चीज यहाँ पे दोबारा फिर से, एक सेल है, अगर हम उसको अलग अलग तोड़ देते हैं तो और उसको वापस से जोड़ते हैं, पार्ट्स ऑल वर्क टुगेदर, ये सारे साथ में ही मिलके काम करेंगे, एक साइकिल की तरह, बाइसाइकिल की तरह। साथ में ही मिलेंगे तभी काम करेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो उस टाइप से ये एक सेल है, एक ऐसी एंटिटी जो कि एक फंक्शन कर पाए। तो इंडिविजुअल पार्ट्स, दे मेक इंडिविजुअल पार्ट्स आर अरेंज इनटू स्ट्रक्चर, और फिर एक इमर्जेंट बिहेवियर आपका आएगा उसके मिलने से।
तो यहाँ पे वही चीज यहाँ मैंने दिखाया, अलग 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 प्रकार के सेल्स के एग्जांपल लिए हैं। स्टेम सेल्स देख पा रहे हो आप, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग काम है उनके, ठीक है, और सब मिलके वही से बने हुए हैं। ये सारी अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यूज का निर्माण करेंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मल्टी सेलुलर लार्जर ऑर्गेनिज्म सेल कंबाइन टू मेक टिश्यूज विच आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कैरिंग आउट सिमिलर और रिलेटेड फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम फंक्शन करे, ऐसी टिश्यू हम उसको बोलेंगे। Organisms have genes that allow them to form cells that form tissues to allow them to survive in the environment for which they have evolved adaptation। तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज भी आप देखते हो, इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यूज, इन सब के नाम आप जानते हो और उनके फंक्शन भी जानते हो, कैसे कैसे वो अपना अलग अलग रोल करते हैं। यहाँ पे वो फिगर दिया हुआ है कि इपिथेलियल टिश्यूज कैसे कहाँ कहाँ लगा हुआ है, नर्वस टिश्यू कहाँ किस टाइप से है, मसल टिश्यू में कौन कौन से मसल टिश्यूज हैं, जनरली इस टाइप से वो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और सारी ही चीजें आपको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे सेम है, सारे ही इसमें ही एलिमेंट्स मिलेंगे, एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन मिलने के बाद ये एक ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे जो इनको दूसरे टिश्यू से अलग बनाते हैं, और ये जो अलग बनाते हैं इसी को हम बोलेंगे इमर्जेंट प्रॉपर्टी। फिर ऑर्गन लेवल पे भी जब ये टिश्यू मिल जाएंगे तो एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। आप देखते हो कि ऑर्गन 2 और मोर टिश्यूज, जब 2 या 2 से ज्यादा भी टिश्यूज मिलके एक स्पेसिफिक काम करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। यहाँ पे आप देखोगे ऑर्गन कैसे, आवर स्टमक कंटेन्स ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जैसे स्टमक के अंदर चारों प्रकार के टिश्यू आपको मिलेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज दैट इमर्जेंट रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लोअर लेवल। टिश्यूज अलग अलग हैं, मसल टिश्यूज अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं, लेकिन जब वो आपस में मिलेंगे तो एक खास ऑर्गन का निर्माण करेंगे और वो काम करेगा एक खास प्रकार का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो किडनी हुआ, उस टाइप से ऑर्गन सिस्टम, ये सब मिलके बने हुए हैं। फिर ऑर्गन के मिलने से आपके बनता है ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे आप देखोगे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे अलग अलग प्रकार के, माउथ से लेके ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। विच ब्रेक डाउन द फूड, और इनका काम क्या है, फूड को तोड़ना, फूड को तोड़ के एनर्जी को प्रोवाइड करने में हेल्प करना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक कैन नॉट डाइजेस्ट फूड विदाउट द एंजाइम। अब स्टमक जो है और डाइजेस्टिव फ्लूइड लाइक गॉल ब्लैडर, ये अलग अलग ऑर्गन्स और भी मिलेंगे, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, और ये सारे इंट्रैक्शन आपस में मिलकर एक खास काम को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज दे रखा है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इनके लोकेशंस और इस टाइप की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे दिखाया हुआ है स्लाइड के अंदर। तो ये ओवरऑल ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करेंगे, पूरी होल बॉडी का, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अलग अलग ऑर्गन्स जो है, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, किडनीज, ये सारे मिलके एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम का पूरा निर्माण कर देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन टुगेदर टू क्रिएट ऑर्गेनिज्म आर इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स, ऑल स्ट्रक्चरल लेवल्स वर्किंग यूनिसम। तो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे और वो ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन लैक जीन्स अलाउ देम टू मेक ऑर्गन्स टू ब्रीथ इन वाटर बिकॉज वी डिड नॉट इवॉल्व अंडर वाटर। हम लोग मछली की तरह पानी उसमें, एंड organisms characteristics depend on the genetics of the organism. Human lack the genes allow them to make organism to breathe। और यहाँ पे आप देखोगे मसल से कार्डियक, हार्ट, वास्कुलर सिस्टम, ह्यूमन, इस टाइप से ये पूरा बना हुआ है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो ऑल सेल्स हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटीज, स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल सेल्स। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल तो है ही सिमिलरिटीज उसमें एक तरीके से। स्ट्रक्चर में आप देखोगे सारी सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो दे हैव द जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम। All cells are composed of same 4 types of the organic molecule: carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid।
लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं, हाउ डज अ सेल नोज विच जीन टू एक्सप्रेस, तो सेल कैसे जानते हैं कि इस जीन को एक्सप्रेस करना है, इसको नहीं करना है। ये अलग अलग सेल बने हैं क्योंकि एक खास प्रकार का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तभी वो खास काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का ऑन ऑफ सिचुएशन, जैसे आप पंखा खोलते हो यहाँ पे, ये फैन आप जब ऑन कर पाओगे तभी ये चलेगा, है ना। जब यहाँ से जाओगे तो इसे ऑफ करोगे। तो जीन्स भी जो है ऐसे ही काम करता है, जीन्स का जो सिस्टम होता है वो भी ऐसे ही काम करेगा। 1 to 6 मान लो जीन्स है, तो ये नर्व बोन सेल बन सकती है, नर्व सेल बन सकती है, स्किन सेल्स भी बन सकती है। लेकिन इसमें कौन सी जीन कब ऑन है कब ऑफ है ना, उसके अनुसार ये बोन सेल बन जाएगी। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे होता है। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे नेल से लेके हेयर तक, मतलब पैर के नाखून से लेके ऊपर के हेयर तक जितने भी सेल्स हैं, सब में सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, सब में सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन मजे की बात क्या है कि आप पैर का नाखून देखोगे वो अलग प्रकार का है, सर का हेयर देखोगे वो अलग प्रकार का है, आंख में जो सेल्स है वो अलग है, सब सेल्स अलग हैं एक दूसरे से एक्चुअली में। क्यों? और जबकि सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऐसा कैसे हो सकता है? जो जीन को हमें नहीं जरूरत है तो हम उसको साइलेंट कर देंगे, जो जीन को जरूरत है वो ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ का जो प्रोसीजर होता है, ये भी एक मैकेनिज्म है जो आप 3rd ईयर में पढ़ोगे कैसे वो होता है। लेकिन अभी आप समझिए कि ये ऑन ऑफ होता है, जिसके कारण सेल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बोन सेल बन जाएगी, ये नर्व सेल बन जाएगी, इस कॉम्बिनेशन में इस टाइप से ये काम होगा। तो स्टेम सेल्स अनस्पेसिफाइड जेनेटिक सेल्स होती हैं, जिसके अंदर ऑन ऑफ वाला स्विच जो है अनस्पेसिफाइड रहता है। अब वो जो स्टेम सेल्स है उससे हम कोई भी जीन को बना सकते हैं, कोई भी सेल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टेम सेल को प्रिजर्व किया जाता है। दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी काइंड ऑफ सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ब्रेन सेल, बोन सेल, स्किन सेल, बस उसकी जो वो एक जीन है वो एक्सप्रेस कराने की जरूरत है। तो उस कंडीशन में अगर एक्सप्रेस कराएंगे तो वो चीजें वैसी बन जाएंगी। तो सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट, सेल्स जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है वो डिफरेंशिएट करता है, और जब डिफरेंशिएट करता है तो स्पेसिफिक फंक्शन काम करता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन बाय एक्सप्रेसिंग सम ऑफ देयर जीन्स बट नॉट अदर्स। सेल डिफरेंशिएशन इन नॉन जेनेरिक एम्ब्रियोनिक सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स। हम लोग देखते हैं कि जाइगोट डिवाइड्स इनटू 100 ऑफ डिफरेंट सेल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन इज a gradual process by which cells acquire different structure and function from one another, resulting in the emergence of distinct cell types. For example, neurons or skin cells. Differentiation is fundamentally about the different protein cells contain. This occurs through a process called gene expression. ठीक है, जीन एक्सप्रेशन इज द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट आर टर्न्ड ऑन और ऑफ। तो ये एक प्रोसेस होता है, जीन एक्सप्रेशन का एक प्रोसेस होता है। साइलेंसिंग, जीन को साइलेंट, जैसे मिथाइलेशन वगैरह हमने कर दिया तो वो साइलेंट हो जाएगा, स्टाइलेशन कर दिया वो ऑन हो जाएगा, स्टाइल ग्रुप जोड़ दिए तो वो ऑन हो जाएगा जीन। ये सारा प्रोसेस जो होता है जिससे हमें जीन ऑन और ऑफ हो जाता है। Unlike single cell organism, cells in two multicellular organism permanently specialize as the organism to develop fertilized egg to an adult. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इस टाइप की कैपेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन में। तो एवर सेल इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन ऑल जीन्स। तो हम लोगों ने देखा कि सारे सेल्स के अंदर सेम जीन पाए जाते हैं, लेकिन नॉट ऑल जीन्स आर एक्टिवेटेड इन एवरी सेल। सारे जीन्स सारे सेल के अंदर एक्टिवेट नहीं होते हैं। द जीन्स दैट आर एक्टिवेटेड इन कोड फॉर द प्रोटीन, जो जीन के सेल के अंदर जो जीन्स एक्टिवेट करेंगे वही प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और प्रोटीन बनेगी तो उस सेल का फंक्शन इफेक्ट होगा। मतलब इन्वायरमेंट प्रभावित कर सकता है जीन के एक्सप्रेशन को, मैं ये कह रहा हूँ। तो प्रोटीन प्रभावित होता है, जीन का एक्सप्रेशन प्रभावित होता है तो प्रोटीन बदल वो कर अफेक्ट होता है, उसका प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, और उससे वो जो स्पेशलाइज जो है वो आपको एक्सप्रेशन के रूप में दिखाई देगा। तो जीन, प्रोटीन और स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द सेल्स।
तो इस टाइप से ये पूरी चीजें आपस में लिंक होती हैं। So a very small change in a single macromolecule can have a profound effect on an organism. तो ये सिस्टम इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि एक सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल भी अगर चेंज होता है तो उसका बहुत खतरनाक इफेक्ट हो सकता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे कि आपने म्यूटेशन का नाम सुना होगा। व्हाट इज म्यूटेशन? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंज आ जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एक्सपोजर, सनलाइट के एक्सपोजर से, किसी भी चीज से चेंज हो सकता है। तो इस म्यूटेशन से आपको बहुत तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं। एक सिंगल जीन के चेंज होने से सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑस्टियोपोरोसिस, इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो है, आर्थराइटिस वगैरह, वो बहुत सारी डेवलप हो सकती हैं। यहाँ पे एक आपने सिकल सेल एनीमिया, है ना, तो वहां पे आप देख पा रहे हो कि ग्लूटामिन वेलाइन में चेंज हो गया। उसमें भी एक कोड चेंज हुआ। ग्लूटामिन में 3 आपके वो पाए जाएंगे, उसमें से भी एक वो चेंज होगा जिससे वेलाइन में वो बदल जाएगा। जब वेलाइन में बदलने से ही उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना, और वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा। तो ये मैं कहने के बाद कि ये एक स्मॉल चेंज भी पूरे पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। एलील्स इफेक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो कि आप देखोगे कि हेक्सोकाइनेज हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे। वो मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम जीन, है ना, एक तरीके से। वो जैसे आई के कलर है, आई का कलर का एक लोकेशन होगा जीन का, लेकिन आई का कलर भी जो है वो किसी में बदल सकता है अगर वो उस लोकेशन पे वो जीन पाया जाएगा टाइप से। ठीक है, तो जीन का तो वही चीज हेक्सोकाइनेज एलील जो है to encoded will be transcribed into another macromolecule, then translated into third macromolecule. Protein have a hexokinase. In skeletal muscle, it helps to sustain the movement and integration. Fight is an example, higher population level. तो इस टाइप से ये एलीन्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिफरेंट वेरिएशन ऑफ जीन्स एंड द कोड फॉर द सेम ट्रेट। अब आते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट द पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन, अब यहाँ पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब उसके लेवल पे बात की, ऑर्गेनिज्म लेवल पे। इमरजेंट लेवल जो है हर जगह पे अप्लाई होता है। पॉपुलेशन वगैरह में भी आप देखोगे, पॉपुलेशन ऑल द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, दे कैरेक्टराइज एंड इमर्ज इन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। जैसे अभी अब मैंने अफ्रीका और उसका एग्जांपल दिया, वैसे ही आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे भी इंडिविजुअल जो है कैरेक्टरिस्टिक उसकी चेंज हो सकती है। फिर ये पॉपुलेशन से कम्युनिटी लेवल पे भी चेंज हो सकता है। इंटायर एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। Ecosystem, all organism living in a particular area, physical components organism, biosphere, all of the environment support the life। कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि जो इमरजेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हर लेवल पे आपका बदल सकता है। तो लाइफ इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम स्मॉल सिंपल टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स विद इन द सेल्स, विद इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड एमंग ऑर्गेनिज्म। ये इमरजेंट प्रॉपर्टी आपको हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एडेप्ट करने में, बेटर एडेप्टेशन में टू देयर एनवायरनमेंट और इंक्रीज चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल। जो भी प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल स्ट्रेस डेवलप होगी, एक इमरजेंट प्रॉपर्टीज बोलेंगे उसको, और वो आपके पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में जो बेटर चांस बनाते हैं, है ना, वो उसको हेल्प करेगी। एटम्स फाउंड इन मॉलिक्यूल्स गेन न्यू इमरजेंट प्रॉपर्टीज व्हेन दे बाउंड टुगेदर। हम लोगों ने अभी देखा कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक नई मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और एक इमरजेंट प्रॉपर्टीज का डेवलप होता है। और ये सारा कुछ आप हर लेवल पे देखेंगे, एटम से मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन, फिर सेल लेवल पे, फिर टिश्यू लेवल पे, है ना, हर लेवल पे हम लोगों ने देखा। ऑर्गन में भी आप देखोगे कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज, देन ऑर्गन सिस्टम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, हर लेवल पे इमरजेंट प्रॉपर्टीज जो है वो बदलती जाएगी और एक उस टाइप से नई प्रॉपर्टीज का जन्म होगा। तो नो मैटर हाउ वेल वी अंडरस्टैंड द फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिविंग थिंग्स, वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट लिविंग सिस्टम एट अदर हाई इंटीग्रेटिव लेवल्स हैव न्यू यूनिक प्रॉपर्टीज। हम लोग चाहे जितनी बायोलॉजी पढ़ लें, फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंट प्रॉपर्टीज हमेशा ऐसी आएंगी जो आपको चैलेंज करेंगे कि नई प्रॉपर्टी आ गई है, इसका क्या कारण हो सकता है।
तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज मिलती रहेंगी और नई प्रकार की प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट होता रहेगा. प्रॉपर्टीज इमर्ज थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर लेवल्स एंड यूनिट्स ऑफ मैटर. Our understanding in emergent properties at higher level doesn't help us to understand the properties at the lower level. हम लोग अगर हायर लेवल पे चीजों को भी जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लोअर लेवल को भी समझ जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब आप चीजों का अध्ययन करते हो, जैसे सेल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, इसके अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के अलग करोगे, वो करोगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, जो कि मिलने से इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी. तो इस टाइप से ये दोनों का रिलेशन नहीं मिल पाता है, बिकॉज ईच इंटीग्रेटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज.